हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एस एस एंड वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हमारा है 7th क्लास की एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर हिस्ट्री का। तो आज हम वो अपनी हिस्ट्री फिनिश कर लेंगे 7th क्लास की, फिर हम 8th क्लास की हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जानेंगे किस तरह से इसमें क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए यूजफुल हैं, और कैसे हम यहाँ से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 18वीं शताब्दी में क्या पढ़ना है? नए राजनीतिक गठन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि आप मानचित्र 1 और मानचित्र 2 को ध्यानपूर्वक देखें, तो हम पहले मानचित्र 1 को देख लेते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है। ठीक है, फिर मानचित्र 2 को देखते हैं। कहाँ? ये मानचित्र 2 है। ठीक है, तो ये है। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या इसमें कह रहा है, क्या चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट, उनको हम अंडरलाइन करते चलेंगे और आप उन्हें हाईलाइट करते चलना, जिससे कि आपको रिवीजन में आसानी हो। आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, कब? 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। ठीक है, गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदली। आप यह भी देखेंगे कि 1765 तक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े हिस्से को सबलतापूर्वक हड़प लिया था। तो ध्यान से सुनना कि 1765 तक, कब की बात कर रहा है? 1765 तक ब्रिटिश सत्ता या शासन ने कहाँ पर ज़्यादा किस जगह पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था? तो पूर्वी भारत के बड़े हिस्से को क्या कर लिया था? उन्होंने हड़प लिया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो ये देखो, ये देख पा रहे हो आप मुगल साम्राज्य की बाहरी सीमाएं। ये बाहरी सीमाएं हैं मुगल साम्राज्य की। ये जो डॉट डॉट करके बनी है, ये सारी बाहरी सीमाएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें क्या दर्शाती हैं? एक मिनट। ठीक है, हमें यह दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समय अंतराल में बड़ी तेजी से अचानक क्या होने लगी? बदलनी शुरू हो गई थी। कब? 18वीं शताब्दी में। तो कब ये परिस्थितियां चेंज हो रही थी? तो हमारी ये सारी परिस्थितियां 18वीं शताब्दी में क्या हो रही थी? बड़ी तेजी से क्या हुई? चेंजेस चालू हो गए। क्या चेंजेस आ रहे थे, जानेंगे। तो कह रहा है कि इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, मोटे तौर पर कितने, 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, से 1761 तक के पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, उस इन सब चीजों के बारे में जानिए। यानी कि वो कह रहा है कि 18वीं शताब्दी के कब की बात करनी है हमें? तो हम बात करेंगे 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की। एक मिनट। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की बात करते हैं के दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई नई राजनीतिक शक्तियां। यानी कि जो 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध था, उसमें हम कहाँ से कहाँ तक की बात करने वाले हैं? तो 1707 जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, और 1761 जब क्या हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। यानी कि हम 1707 से 1761 तक की बातों को इनमें, यानी कि राजनीतिक जो चेंजेज आए थे उनके बारे में यहाँ जानने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। यानी कि जो मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगल थे, उनको लिए संकट की स्थिति कैसे बनी, देखेंगे। तो अध्याय 4 यानी कि चैप्टर 4 में हमने देखा कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था। फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उनके सामने तरह तरह के क्या आने लगे थे? संकट आने लगे थे, जिसके कारण क्या हुआ? वो उनका ऐसे अनेक कारणों से हुआ। यानी कि संकट अनेक कारण आए, जिससे उनके क्या हुआ? जो साम्राज्य था वो पतन की ओर अग्रसर होने लगा था। ये हमने पढ़ा था। फिर बादशाह औरंगजेब ने दक्कन, दक्कन मतलब दक्षिण, 1679 में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधन को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। यानी कि जो बादशाह औरंगजेब थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी, जिससे उनके जो वित्तीय संसाधन थे, धन था, पैसा था, उन्होंने बहुत ही क्या किया? खर्च कर दिया था। ठीक है, औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासन काल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी थी। मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को बस में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया था। मान लो आपके पास पैसे नहीं है, शक्ति नहीं है, पावर नहीं है,
जब आपके पास शक्ति पावर नहीं होगा, मान लो ये राजा है, इनके पास शक्ति पावर सारी खत्म हो गई है, तो जो इनके सामंत लोग हैं उनके पास पावर है, शक्ति है, ठीक है? तो वो क्या होंगे? वो इन पे हावी हो जाएँगे कि नहीं हो जाएँगे? इनकी तो बात मानने वाले नहीं हैं। तो ऐसे ही हो रहा था, यानी कि राजा की जो सत्ता थी, शक्ति थी, धन था, वैभव था, वो कम हो गया था। इस वजह से जो उनके मनसबदार थे, हमने मनसबदार को आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो जो मनसबदार थे उनको अपने कंट्रोल में करना क्या हो रहा था, कठिन हो गया था। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। यानी कि जो सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात होते थे, वो क्या थे? राजस्व यानी सैन्य प्रशासन, राजस्व और सैन्य प्रशासन यानी कि दीवानी और फौजदारी। क्या होते थे? राजस्व और सैन्य प्रशासन, राजस्व, दीवानी या फौजदारी, दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण क्या करते थे? रखते थे। अब हम बॉक्स पढ़ लेंगे, इसके बाद हम आगे जाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जो है वो मैं पढ़ा दूंगी, ठीक है। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों में क्या हो रहा था, जानेंगे आगे। अब देखो, एनसीईआरटी से क्वेश्चन निकालना बहुत ही टफ काम होता है, और टफ कुछ नहीं होता है। अगर आप एनसीईआरटी को समझ समझ के पढ़ते हो तो लाइन बाय लाइन क्वेश्चन उठ के आते हैं। इवन आपको DSSS NVS KVS में भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसलिए आपको क्या है, आपको अच्छे से और समझते हुए पढ़ते चलना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, एक मिनट मैं इसे इरेज कर दूं, अरे कोई बात नहीं, होता है, ठीक है। उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गई थी। क्या मिल गई थी? विस्तृत आर्थिक और राजनीतिक सैन्य शक्तियां मिल गई थी। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, यानी कि जैसे जैसे सूबेदार अपने क्या हो रहे थे, प्रांतों पे अपना नियंत्रण कर रहे थे, राजधानी पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आने लगी। यानी कि सूबेदारों ने क्या किया, प्रांतों पर अपना नियंत्रण कर लिया। जब अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, तो जो राजस्व वहां से मिल रहा था, वो क्या किया उन्होंने, राजधानी में राजस्व भेजना क्या कर दिया, कम कर दिया। जब राजस्व कम आएगा तो क्या होगा, क्या होगा बताओ? धन की क्या होगी, धन की कमी आ जाएगी, धन की कमी आएगी, सैनिक सत्ता, सारी चीजें बिगड़ जाएंगी, क्योंकि धन से ही तो सारी चीजें मिलती है हमें। तो उसी हिसाब से ये चीजें चली आ रही थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोह और कृषक आंदोलन ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। यानी कि जो ये समस्या थी, उनमें एक हिस्सा क्या बन जाता है, उनमें एक हिस्सा ये बन जाता है कि जमींदार और जो किसानों का आंदोलन चल रहा था, उन्होंने भी इन समस्याओं को गंभीर बनाया। कहाँ पर? उत्तर पश्चिम भारत में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए, और कभी कभी शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिशों में किए गए। यानी कि जो ये विद्रोह हो रहे थे, ये क्या हो रहे थे, ज्यादा कर की मात्रा में बढ़ोतरी के कारण हो रहे थे, और शक्तिशाली सरदारों की वजह से भी हो रहे थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अतीत में भी विद्रोही समूह ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु अब ऐसे समूहों ने कैसे, ऐसे समूह ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को क्या कर रहे थे, रोक ना सके। यानी कि जिस तरह से ये जो सत्ता थी प्रांतीय सूबेदारों और स्थानीय सरदारों के हाथ में जा रही थी, उससे क्या हुआ, औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी हुए, उन्होंने इन चीजों को नहीं रोक पाया, और क्या हुआ, मुगल साम्राज्य पतन की ओर जाता गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। भरपूर फसल और खाली तिजोरियां, यानी कि फसल तो भरपूर है, पर तिजोरियां कैसी हो रही थी, खाली हो रही थी। तो क्या मतलब है, जानेंगे। तो एक तत्कालीन लेखक ने साम्राज्य से वित्तीय दिवालियेपन का वर्णन इस शब्दों में किया है। वित्तीय दिवालियेपन मतलब, वित्तीय मतलब पैसा पैसा ना होना, उसे कह रहा है। क्या कह रहा है वो लेखक, बड़े जमींदार निशाय और निर्धन हो गए थे। जो बड़े जमींदार थे वो निशाय और निर्धन हो गए थे। उनके किसान वर्ष में 2 फसलें उगाते थे। किसान जो थे वो 2 वर्ष में फसलें उगाते थे, लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलता था। उनके स्थानीय गुमास्ते एक तरह से किसानों के हाथ की कठपुतली बने रहते थे, जैसे कि स्वयं किसान अपने ऋणदाता के बस में रहता है, जब तक कि वह साहूकार का कर्जा नहीं चुका देते थे। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था एवं सॉरी गाइस, इतना चकनाचूर हो गया
हो चुका था कि यद्यप किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है, लेकिन उसके मालिक जमींदार को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता। यानी कि इस तरह की चीजें वहां चलने लगी थी। ठीक है, ऐसी हालत में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकते थे जिसकी उसे आशा की जाती है। वे अपने सैनिकों को जो लड़ाई के समय उनके आगे आगे चलते थे और घुड़सवार को जो उनके ठीक पीछे चलते थे, पैसा कहाँ से देंगे। मान लो जब किसान क्या कर रहा है, किसान खूब खेती कर रहा है, हर चीज कर रहा है, खूब धन संपदा आ रही, दो दो खेती हो रही है साल में, बट किसान क्या कर रहे हैं, जमींदारों को उनमें से कुछ भी कर वगैरह नहीं दे रहे हैं। जब जमींदार को कर वगैरह नहीं मिलेगा, धन की आय नहीं होगी, तो वो कहाँ से सेना रख पाएंगे, कहाँ से अपनी सत्ता स्थापित कर पाएंगे। तो ये चीजें थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह, यानी कि जो आर्थिक संकट मुगलों पर चल रहा था, दिल्ली साम्राज्य पर चल रहा था, मुगलों पर चल रहा था, उसके बीच कौन आया, उसके बीच आपका ईरानी शासक कौन आया, नादिर शाह। 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। तो पहला क्वेश्चन यानी कि वो पूछ लेगा कि नादिर शाह का दिल्ली पर कब आक्रमण हुआ, तो 1739 ईस्वी में हुआ था। और क्या किया उसने, आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूटकर वह भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। तो वैसे भी अपनी स्थिति खराब चल रही थी, और ऊपर से क्या हुआ, ऊपर से नादिर शाह आया, उसने क्या किया, आक्रमण कर दिया, जो बचा कुछ धन दौलत था वो भी वो क्या कर लेगा, लूट ले गया। तो नादिर शाह के आक्रमण के बाद क्या हुआ बताइए, समझ सकते हो ना क्या हुआ। अगर चीजें पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। उसने 1748 से लेकर 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। यानी कि नादिर शाह ने आक्रमण किया कब, 1739 में। और नादिर शाह के आक्रमण के बाद, नादिर शाह कहाँ का था, ईरान का था, इस चीज का ध्यान रखना। और अफगान शासक कौन, अहमद शाह अब्दाली। इसने क्या किया, आक्रमणों का तांता मतलब लगातार आक्रमण किए। कैसे, 1748 से लेकर 1761 तक इसने कितनी बार आक्रमण किए, 5 बार आक्रमण किए। और कहाँ पर, उत्तरी भारत में किए और लूटपाट मचाई। स्टेटमेंट का क्वेश्चन बनाएगा तो कह देगा कि नंबर 1, अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर लगातार आक्रमण किए, यानी कि 5 बार आक्रमण किया। नंबर 2, उसने 1748 से लेकर 1761 के बीच में दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। तो आप बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है, एक सही है एक गलत है, या फिर दोनों सही है, ऐसे करके आप मुझे आंसर दीजिए। तो जिनके माइंड में अगर ये आ रहा है कि दोनों स्टेटमेंट राइट हैं, तो आप गलत हो, आप ध्यान से एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो। क्योंकि हमने बोला है कि 1748 से लेकर 1761 के बीच में दक्षिणी भारत पर आक्रमण हुए, पर यहाँ क्या दिख रहा है, उत्तरी भारत पर। तो इतना ही घुमाता। अगर जिन 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 बच्चों का आंसर, मैंने जो क्वेश्चन दिया था उनका आंसर रॉन्ग आया है, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि मैम मेरा रॉन्ग आया था। तो यहाँ अगर आपसे गलती हुई है कोई बात नहीं, पर गलती से ही तो इंसान सीखता है। आपने देख लिया कि मैम ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछ लिया रैंडमली, और मैंने वो, मेरे माइंड में नहीं रहा, मैंने कह दिया दोनों सही है, और वो क्या था, गलत था। तो ये गलती हो सकती है। देखो, दिशाओं को लेकर गलती होती है, और दिशाओं को लेकर गलत क्वेश्चन आते हैं, सही भी आते हैं। तो आपको दिशाएं अच्छे से क्या होनी चाहिए, ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, जो स्टेटमेंट में दी रहती हैं। अब नादिर शाह का दिल्ली में आक्रमण के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है। नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ था, उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया है। इनमें से एक, मुगल कोष से जिस तरह का धन लूटा गया था, उसका वर्णन इस तरह है। 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के। ठीक है, उस समय 60 लाख बहुत होते थे। लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन ले गया। लगभग 50 करोड़ रुपए के क्या ले गया, गहने ले गया, जवाहरात, अन्य चीजें ले गया, जिनमें से कुछ तो इतने बेशकीमती थे कि दुनिया में उनका मुकाबला क्या है, कोई नहीं कर सकता। जैसे तख्ते ताउस, यानी मयूर सिंहासन। जो तख्ते ताउस था वो क्या होता है, तख्ते ताउस किसे कहा जाता है, तो मयूर सिंहासन को तख्ते ताउस कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि एक अन्य वृत्तांत में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन, यानी कि और अन्य जो दिल्ली पर आक्रमण हुआ उसका एक वर्णन क्या है। जो कभी मालिक थे, अब वो बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए। जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी, उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता। अलग थलग पड़े लोगों को उनके कोने से खींचकर बाहर निकाल दिया गया। तो ये चीजें चल रही थी। उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता था। अलग थलग पड़े लोगों को उनके
कोनों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया, दौलतमंद को भिखारी बना दिया गया, जो शौकीन लोग कभी-कभी तरह-तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाक का नया-नया फैशन चलाते थे, अब नंगे घूमने लगे। जिनके पास ज़मीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, तो वो क्या हो गए थे, वे घर से बेघर हो गए थे। नया शहर ठीक है, इस तरह की चीज़ें चल रही थी। नया शहर शाहजहानाबाद अब मलबे का ढेर बन गया। नादिर शाह ने तब शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला और वहाँ की सारी क्या की दुनिया को तबाह कर डाला। तो नादिर शाह के आक्रमण के बाद ये चीज़ें चल रही थी। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो हमने आपको बता दिया है, वो क्या है, तख्ते ताउस। तख्ते ताउस को क्या कहा जाता है, मयूर, यानी कि मयूर सिंहासन कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंदता ने उसे और भी कमजोर बना डाला। यानी कि जो अभिजात वर्ग था, उनकी जो परस्पर लड़ाइयाँ चल रही थी, परस्पर प्रतिद्वंदता, यानी कि परस्पर जो आपस में जो कंपटीशन चल रहा था, उसकी वजह से भी हम उनका साम्राज्य क्या हुआ, मुगलों का साम्राज्य कमजोर पड़ा। तो ये जो सारी चीजें मैं पढ़ रही हूँ, इसमें क्या है, इसमें वो चीजें हैं जिसके अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं कि साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, क्या-क्या रीजन थे मुगल साम्राज्य के पतन होने की, इन सब के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो जो भी मैंने अभी तक लाइनें बताई हैं, उनसे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि ये अभिजात दो बड़े गुटों में बटे हुए थे। जो अभिजात थे वो क्या थे, दो गुटों में बटे हुए थे। न कौन कौन से गुट हो जाते हैं, तो आपके ईरानी और तुरानी हो जाते। ईरानी ईरानी और तुरानी ये कहाँ के थे, तो ये तुर्क मूल से थे। कहाँ से थे, ये तुर्क मूल के हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दो गुटों में बटे थे, ईरानी और तुरानी। काफी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। यानी कि जो परवर्ती मुगल थे, मुगल मतलब औरंगजेब के बाद जो इनके उत्तराधिकारी आए थे, औरंगजेब के बाद जितने भी उत्तराधिकारी आए हैं, वो किस नाम से जाने जाएंगे, वो परवर्ती मुगल के नाम से जाने जाते हैं। और वो क्या हुए, वो वो क्या हो रहे थे, एक दूसरे की क्या हाथ की कठपुतली बन रहे थे। और बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब दो मुगल बादशाह फर्रुखसियर और आलमगीर द्वितीय की हत्या हो गई। यानी कि कौन से दो मुगल शासक थे जिनकी हत्या हुई थी, तो वो आपके पहले हो जाते हैं। पहले कौन से हो जाते हैं, तो एक हो जाते हैं फर्रुखसियर, जिनका शासन कब से कब तक था, तो 1317 से लेकर 1719 तक हो जाता है। और दूसरे आपके हो जाते हैं आलमगीर, 1754 से लेकर 1759 तक की हत्या हो गई थी। दो अन्य बादशाह कौन से, अहमद शाह, एक मिनट, अहमद शाह 1748 से 1754, और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों द्वारा क्या करा दिया गया, अंधा करा दिया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि किन किन बादशाहों को अभिजातों द्वारा अंधा करवाया गया था। तो एक हो जाते हैं आपके शाह आलम द्वितीय, और दूसरे हो जाते हैं आपके अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय को अंधा करा दिया गया था। आलमगीर और फर्रुखसियर, कौन, फर्रुखसियर और आलमगीर को क्या किया था, इनकी हत्या करा दी गई थी। और फिर आपके जो दो बादशाह होते हैं, अहमद शाह और अहमद शाह के बाद शाह आलम द्वितीय, इनको क्या करा दिया जाता है, अंधा करा दिया जाता है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए इस कंफ्यूजन को आपको दूर रखना है कि किसे अंधा करवाया गया था और किन की हत्या की गई थी, इस चीज का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। नए राज्यों का उदय, तो न जब ये राज्य पतन की ओर थे, मुगल साम्राज्य पतन की ओर था, जब कोई चीज पतन की ओर होती है तो दूसरी चीज क्या होती है, उत्थान की ओर होती है। तो कोई क्या हुआ, मुगलों का पतन हो रहा था और नए राज्यों का उदय हो रहा था। कौन कौन से वे नए राज्य थे, जानेंगे। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति प्रबल बना ली। तो क्या हो रहा था, जब मुगल सम्राट का पतन हो रहा था, तो बड़े क्या हो रहे थे, प्रांतों के क्या सूबेदारों और जमींदारों ने क्या की, अपनी शक्ति और सत्ता स्थापित की। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल सम्राट धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में क्या हुआ, बिखर गया। यानी कि मुगल सम्राट जो एकता थी वो अब क्या हो गई थी, बिखर चुकी थी। तो जब वो स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया, तो मोटे तौर पर क्या है, मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों को तीन परस परस्पर व्ययी समूहों में बांट दिया जा सकता है। यानी कि जो 18वीं शताब्दी का जो राज्य था, उसे क्या किया गया, तीन समूहों में बांटा गया। नंबर एक आपका क्या हो जाता है, नंबर एक आपका अवध बंगाल व हैदराबाद। वे पहला क्या है, पहला आपका है अवध बंगाल और हैदराबाद। इसमें क्या चीजें चल रही थी, वे राज्य, एक मिनट,
वे राज्य जो पहले मुगल प्रांत थे, हालांकि इन राज्यों के शासक अति शक्तिशाली थे और काफी हद तक स्वतंत्र थे। उन्होंने मुगल बादशाह से औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़े थे। ध्यान से सुनना, पहले जो 3 समूहों में बांटा गया, तो पहले कौन सा हो जाता है आपका अवध और बंगाल और हैदराबाद। यहाँ क्या थे, यहाँ जो मुगल प्रांत थे वहाँ क्या हो रही थी, वहाँ पे जो राज्यों के शासक शक्तिशाली थे वे काफी हद तक क्या थे, स्वतंत्र थे। यानी कि जो राज्यों के राज्य के शक्तिशाली लोग थे वो क्या थे, काफी हद तक स्वतंत्र थे और मुगल बादशाह से औपचारिक तौर पर क्या इन्होंने अपने संबंध नहीं तोड़े थे। नंबर 2 क्या कह रहा है, नंबर 2 कह रहा है कि ऐसे राज्य जो मुगलों के पुराने शासन काल में वतन जागीरों के रूप में काफी स्वतंत्र थे, इनमें कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे। ठीक है, तो नंबर 2 में ये चीजें आ जाती हैं। नंबर 3, तीसरी श्रेणी में आपको क्या मिलेगा, तीसरी श्रेणी में मराठा, सिख, जाट के राज्य आते हैं। ये विभिन्न आकार के थे और इन्हें कड़े और लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद मुगलों से स्वतंत्रता छीन कर ली थी। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने संघर्ष करके मुगलों से अपनी स्वतंत्रता छीनी थी। तो आपने ये तीनों चीजें पढ़ ली होंगी। अवध और बंगाल हैदराबाद में जो शक्तिशाली राज थे, उन्होंने क्या किया था, मुगलों से अपने जो संबंध है वो औपचारिक तौर पर नहीं तोड़े थे। फिर दूसरे की बात आती है, दूसरे में पुराने शासनकाल के वतन जाकिर के रूप में जो काफी स्वतंत्र थे, इनमें कई राजपूत प्रदेश शामिल थे। नंबर 2 में मराठा, सिख, जाट आते हैं, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने सशस्त्र विद्रोह के बाद अपनी स्वतंत्रता हासिल की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुराने मुगल प्रांत, यानी कि जो मुगलों के पुराने प्रांत थे उनके बारे में हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या चीजें चल रही थी। पुराने मुगल प्रांत में पुराने मुगल प्रांत से जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ, उनमें से 3 राज्य प्रमुख थे। यानी कि जो पुराने मुगल प्रांत थे, यानी कि जो मुगल लोग थे, उनसे जो उत्तराधिकारी की जो चीजें उत्तराधिकारी उद्भव हुए वो 3 कौन कौन से थे, तो अवध, बंगाल है हैदराबाद प्रमुख हो जाते हैं। ठीक है, उनमें से 3 राज्य प्रमुख थे, अवध, बंगाल, हैदराबाद। क्यों प्रमुख हो जाते हैं तो जानेंगे। ये तीनों राज्य उच्च मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे। तो ये तीनों राज्य किसके द्वारा स्थापित किए गए थे, तो उच्च मुगल अभिजात, जो अभिजात थे उनके उच्च लोगों ने स्थापित किए थे। इन तीनों राज्यों के संस्थापक कौन हो जाते हैं, तो सआदत खान ने अवध की स्थापना की, मुर्शीद कुली खान ने बंगाल की, और आसफ जाह कौन कहाँ के हो जाते हैं, हैदराबाद के। ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, जिनका मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था। ठीक है, इनका क्या था, मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था और इन्होंने क्या किया, इन राज्यों की स्थापना की। तो अवध की सआदत खां, क्वेश्चन बन जाएगा कि अवध की स्थापना किसने की, तो आप बोलेंगे सआदत खान ने। मुर्शीद कुली खान बंगाल की करते हैं, आसफ जाह कहाँ की करते हैं, हैदराबाद की करते हैं। और इनको क्या था, ये जो तीनों लोग थे, इन्हें क्या था, इन्हें मुगल दरबार में भी क्या था, ऊंचा स्थान प्राप्त था। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। बस मुगल बादशाहों को उन पर भरोसा और विश्वास था। आसफ जाह और मुर्शीद कुली खान दोनों को 7-7 हजार का दर्जा दिया गया था। यानी कि जो भाई ऊंचे दर्जे पर किसे रखेंगे, हम हैं, हम किसी को ज्यादा मानता उसे देते हैं जिन पर हमें ज्यादा विश्वास होता है। तो ऐसे ही राजाओं को इन पर विश्वास था और इन्हें क्या किया गया था, 7-7 हजार की जात प्रदान की गई थी। जबकि सआदत खां को खान की जात का दर्जा कितना था, 6,000 था। ठीक है, तो ये चीजें चल रही थी। आगे बढ़ेंगे, हैदराबाद की बात करते हैं। हैदराबाद में क्या चीजें चल रही, तो हैदराबाद में कौन हो जाते हैं आपके, निजाम उल मुल्क आसफ जाह। 1724 से 1748, कितना, 1724 से 1748, जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की। मुगल बादशाह फर्रुख सियर के दरबार में एक अत्यंत, यानी कि हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की थी, तो निजाम उल मुल्क आसफ शाह ने की थी। जो मुगल बादशाह फर्रुख सियर, कौन, मुगल बादशाह फर्रुख सुअर नहीं, सियर के दरबार का एक अत्यंत क्या था। अगर चीजें पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो अत्यंत शक्तिशाली क्या हो जाता है, वो सदस्य था। आगे बढ़ते हैं। उसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी। कहाँ की, अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी। किसको, बताइए किसको, जिसको अभी हमने पढ़ा है, क्या नाम पढ़ा था, बताइए, निजाम उल मुल्क। ठीक है, एक मिनट, निजाम उल मुल्क आसफ जाह। ठीक है, इनके नाम क्या होते हैं, थोड़ा कम याद रहते हैं, तो निजाम उल मुल्क आसफ जाह हो जाते हैं वे। ठीक है, ये कौन था, ये बहुत ही शक्तिशाली था, किसके दरबार में, फर्रुख सियर के दरबार में। आगे बढ़ते हैं।
आगे कह रहा है कि उसे उसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई। कहाँ की? तो अवध की सूबेदारी सौंपी गई। किसे? तो अभी आपने पढ़ा है निजाम उल मुल्क को, ठीक है? पूरा नाम जो है याद रखना। तो अवध की सूबेदारी सौंपी गई और बाद में उसे दक्कन का कार्यभार दे दिया गया। बाद में कहाँ का कार्यभार दिया गया? दक्कन का भी दिया गया और 1720 से 1722 के मध्य ही दक्कन प्रांत का सूबेदार होने की वजह से आसफ जाह के पास पहले से ही राजनीतिक वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। तो आसफ जाह के पास क्या हो गया था? पहले से ही इन चीजों का नियंत्रण हो चुका था। तो इन चीज़ों का उस पर नियंत्रण पहले से ही था। क्यों था पहले से? क्योंकि वो वहाँ का सूबेदार था और ये चीज़ें चली आ रही थी। उसने शुरू से ही इन चीज़ों पर नियंत्रण किया। दक्कन में होने वाले उपद्रवों और मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर उसने सत्ता हथियाई और उस क्षेत्र का वास्तविक शासक बन गया। यानी कि जो मुगलों के साथ मुगलों के बीच में जो कॉम्पिटिशन चल रहे थे, लड़ाई चल रहे थे, तो इस चीज़ का फायदा जब आपस में लड़ाई होती है तो इसका फायदा कौन उठाता? तीसरे लोग। तो वो आसफ जाह तीसरा ही लोग था और उसने क्या किया? अपने वास्तविक सत्ता स्थापित कर दी। किसका फायदा उठाकर? लड़ाई का, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आसफ जाह अपने लिए कुशल सैनिक तथा प्रशासकों को उत्तरी भारत से लाया था। यानी कि जो क्वेश्चन बन जाएगा कि आसफ जाह अपने लिए कुशल सैनिक और प्रशासक कहाँ से लाया था? तो वो उत्तरी भारत से लाया था। वे दक्षिण में नए अवसर पाकर प्रसन्न थे और उसने मनसबदार नियुक्त किए थे। यानी कि उसने मनसबदार भी नियुक्त किए थे। आगे बढ़ेंगे। और इन्हें जागीरें प्रदान की थी। हालांकि वह अभी भी मुगल सम्राट का सेवक था। जो आसफ जाह था वो अभी भी मुगल सम्राट का सेवक था। फिर भी काफी आजादी से शासन चलाता था। ना तो वह दिल्ली से कोई निर्देश लेता था और ना दिल्ली उसके कामकाज में कोई क्या करती थी? हस्तक्षेप कर रही थी। ठीक है? मुगल बादशाह तो केवल निजाम उल मुल्क आसफ जाह द्वारा पहले से लिए गए निर्णयों की पुष्टि करता था। यानी कि जो मुगल बादशाह थे तो वो क्या करते थे? जो निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने जो निर्णय लिए हैं उनकी पुष्टि यानी कि उन्हें क्या स्वीकृति दे देता था। बस ये काम था कहाँ का? मुगल बादशाहों का। तो इस तरह की चीजें दिल्ली प्रशासन में चल रही थी। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो हैदराबाद में और क्या चीजें देखी देखेंगे। हैदराबाद राज्य पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र में स्वतंत्र तेलुगु सेना नायकों के साथ युद्ध करने में सदा संलग्न रहता था। यानी कि जो हैदराबाद राज्य था पश्चिम की ओर कहाँ? मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्रों में किसके? तेलुगु सेना नायकों से युद्ध करने में क्या रहता था? संलग्न रहता था। पूरब दिशा में कहाँ की बात करें? पूरब दिशा में निजाम उल मुल्क आसफ जाह कोरोमंडल तट पर स्थित वस्त्रोत्पादक धन संबंध क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर महत्वाकांक्षाएं रखता था। यानी कि जो आसफ जाह था वो क्या कर रहा था? कोरोमंडल तट पर अपने जो वस्त्र उत्पादक धन संपदा का क्षेत्र था उन पर नियंत्रण स्थापित करने की महत्वाकांक्षा यानी कि आकांक्षा रखता था। फिर क्या हुआ? पर उनकी इस महत्वाकांक्षा पर उस क्षेत्र में ब्रिटिश शक्ति की उपस्थिति के कारण रोक लगा दी गई। यानी कि वहां पर किसकी उपस्थिति हो गई? ब्रिटिश लोगों की उपस्थिति हो गई जिससे वहां पर रोक लगा दी गई। अब हम एनसीईआरटी जो 8th क्लास की एनसीईआरटी की हिस्ट्री है उसमें क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री। यानी कि हम अंग्रेजों के बारे में, अपने देश की सत्ता के बारे में, कैसे ब्रिटिश लोगों ने अपने यहाँ कब्जा किया, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से धीरे धीरे उसकी एक झलक देखने को मिल जाती है। अब निजाम की फौज, जो निजाम था उसकी फौज क्या थी जानेंगे। हैदराबाद के निजाम निजी सैनिकों का वर्णन, उसके निजी सैनिकों का वर्णन कर रहे हैं। 1790 की बात है। निजाम के पास क्या थे? 400 हाथियों की सवारी थी। कितने हाथियों की? 400 हाथियों की सवारी थी। उसके पास कई हजार घुड़सवार थे। यानी कि कई हजार क्या थे? घुड़सवार थे। और अत्यंत कुशल और अति सुंदर सजे हुए सवार का सांकेतिक वेतन कितना था? ओनली 100 रुपए से ज्यादा। ठीक है? कितना था? 100 रुपए वेतन था। तो निजाम के पास कितने हाथी थे? 400 हाथी थे, कई हजार घुड़सवार थे और उनके जो सवार थे उनका सांकेतिक वेतन 100 रुपए से ज्यादा था। तो हमने अभी हैदराबाद के बारे में पढ़ा। अब हम अवध के बारे में पढ़ते हैं। अवध में क्या चीजें चल रही थी। तो अवध की स्थापना किसने की थी? तो अवध की स्थापना आपकी सआदत खान ने की थी, जो आप पढ़ चुके हो। तो बुरहान उल मुल्क सआदत खान है, इसका पूरा नाम ये है। ठीक है? ने 1722 में अवध का क्या हुआ? सूबेदार नियुक्त किया गया। तो 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया। मुगल साम्राज्य का विघटन होने पर जो राज्य बने उनमें से यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से क्या हो जाता? एक। अवध एक समृद्धशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था। तो कहाँ है ये? गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में। ठीक है?
उत्तरी भारत बंगाल के बीच का मुख्य मार्ग उसी से होकर गुजरता है। तो उत्तरी भारत और बंगाल के बीच का जो मुख्य मार्ग है वो कहाँ से गुजरता है, तो वो आपका अवध से होकर गुजरता है। तो आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या चीजें चल रही थी सारी चीजें जानेंगे डिटेल में। बुरहान और मुल्क ने अवध की सूबेदारी, जो बुरहान और मुल्क था उसने अवध की सूबेदारी सूबेदारी दीवानी और फौजदारी एक साथ अपने हाथ में ले ली। तो जो बुरहान उल मुल्क था उसने क्या किया, जो वहाँ की सूबेदारी थी अवध की, जो दीवानी थी, जो फौजदारी है, सारी चीज़ों को अपने हाथ में ले ली। और सूबे के राजनीतिक वित्तीय जो सूबे के राजनीतिक और वित्तीय सैनिक मामलों का एकमात्र क्या बन गया, कर्ता धर्ता बन गया। क्वेश्चन बन जाएगा कि अवध का जो अवध की सूबेदारी दीवानी फौजदारी सारी सत्ता को बुरहान और मुल्क ने अपने हाथ में ले ली। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुरहान उल मुल्क ने अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिश के चलते मुगल द्वारा नियुक्त अधिकारियों यानी कि जागीरदारों की संख्या में क्या करती, कटौती, यानी कि जो मुगलों द्वारा स्थापित किए गए थे जागीरदार उनको क्या कर दिया, कम कर दिया और अपने लोगों की स्थापना की। तभी तो मुगलों का क्या होगा, मुगलों का जो शासन है वो कम होगा। जब हम अपने लोग अपनी सीट पर, क्या होता है आज भी ये चीजें चल रही हैं, जब अपने लोग किसी सत्ता पर बैठे होते हैं तो हमें ये होता है कि हमारा आदमी है, हमारा काम करेगा। ठीक है, जब उस जगह पे दूसरे लोगों का आदमी बैठ जाता है तो हमारी सत्ता क्या हो जाती है, वीक पड़ने लगती है। तो यही चीजें वहां भी चल रही थी। तो इन्हें आप अपने निजी जीवन से भी रिलेट करके पढ़ सकते हो। उसने जागीर के आकार में कटौती की और रिक्त स्थानों पर निष्ठावान सेवकों को नियुक्त किया। धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के खाते व लेखों की जांचें की। तो जो बुरहान और मुल्क था उसने क्या किया, उसने धोखाधड़ी को रोकने के लिए क्या चीजें अपनाई, तो खातों और लेखों की जांचें की। नवाब के दरबार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा सभी जिलों के राजस्व पर फिर से निर्धारण किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसने अनेक राजपूतों, जमींदारों और रुहेलखंड के अफगानों की उपजाऊ कृषि भूमि को अपने राज्य में मिला दिया। क्या कर रहा है, उसने अनेक राजपूतों, जमींदारों और रुहेलखंडों, किसको, राजपूतों, जमींदारों और रुहेलखंडों अफगानों की उपजाऊ कृषि भूमि को क्या कर लिया था, अपने राज्य में मिला लिया था। क्वेश्चन बन जाएगा फिर से कि बुरहान और मुल्क ने कहाँ की जमीनों को अपने राज्य में मिलाया था, तो वो हो जाती है राजपूतों की, जमींदारों की और रुहेलखंड के अफगानों की जमीन। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ, साहूकारों और महाजनों पर निर्भर रहता था। तो किस पर निर्भर रहता, तो इन लोगों पर ऋण लेने के लिए क्या था, राज्य निर्भर था। राज्य राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदारों को देता था। जो राज्य था वो राजस्व का ठेका किसे देता था, जो सबसे ज्यादा ऊंची बोली लगाता था उन इजारेदारों को देता था। इजारेदार क्या करते थे, इजारेदार राज्य को एक निश्चित रकम के रूप में भुगतान का वचन देते थे। स्थानीय साहूकार राज्य को ठेके की इस रकम के भुगतान की गारंटी देते थे। दूसरी ओर इजारेदारों को कर का मूल्यांकन करने और उसे एकत्र करने की खासी छूट दे दी गई थी। यानी कि जो कर था उसे इकट्ठे करने की उसे छूट थी वो आप किसी भी तरह से आप उसे क्या कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह की उन्हें छूट प्राप्त थी। आगे बढ़ते हैं। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप साहूकार और महाजनों जैसे कई नए सामाजिक समूह राज्य की राजस्व प्रणाली के प्रबंध को प्रभावित करने लगे। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। यानी कि जमींदार हैं या जो भी है इजारेदार हैं, उन्हें आपने छूट दे दी कि आपको मुझे इतना कर देना है, अब आप जितना कर चाहो वसूल लो। तो वो क्या करेंगे, वो किसानों पर अत्याचार ही तो करेंगे और उस तरह से क्या करेंगे, कर वसूल करेंगे। तो ये चीजें वहां पे चल रही थी। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं बंगाल की। तो बंगाल में क्या चीजें चल रही थी इस पर गौर करेंगे। तो इन चीज़ों का रिलेशन क्यों है, क्यों पढ़ रहे हैं, इनका रिलेशन हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से है। वहां जाकर आपको पता चलेगा किस तरह से। तो बंगाल की स्थापना किसने की थी, मुर्शीद कुली खान ने की थी। और इनका क्या हो, धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शीद कुली खान बंगाल के नायाब थे या नवाब थे, क्या थे, बंगाल के नवाब थे, यानी प्रांत के सूबेदार के प्रतिनियुक्त थे। यानी कि प्रांत के जो सूबेदार के क्या थे, प्रतिनियुक्त थे। यद्यपि मुर्शीद कुली खान औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बने। यानी कि ये औपचारिक रूप से सूबेदार नहीं थे, बस सूबेदार के प्रतिनियुक्त थे, यानी कि सूबेदार के साथ रहते थे। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि जो मुर्शीद कुली खान थे वो औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बने। उसने क्या किया, उसने बहुत जल्द सूबेदार के पद
से जुड़ी हुई सत्ता अपने हाथ में ले ली, यानी कि जो वहाँ की पद सत्ता थी उसे हाथ में ले ली और हैदराबाद और अवध के शासकों की तरह उसने क्या किया, जैसे हैदराबाद को और अवध को उन्होंने स्थापित किया, वैसे ही हैदराबाद और अवध के शासकों की तरह भी राज्य के राजस्व पर देखेंगे क्या कह रहा है, राज्य के राजस्व पर अपना नियंत्रण जमाया। बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए उसने बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया। देखो, जो भी राज्य बनाएगा, जो भी सत्ता स्थापित करेगा, वो क्या करेगा, वो वहां से उस जो पिछली सत्ता है उसमें चेंजेस करेगा। कोई भी हो, हम भी कहीं जाएंगे तो हम भी वहां पे चेंजेस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अपने लोग, अपने आदमी और अपना शासन अपने हिसाब से चलाना है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस चीज का क्या किया, फिर से पुनर्निर्धारण की फिर से वहां की स्थापना की। क्या किया उन्होंने, तो सभी जमींदारों से बड़ी कठोरता से राजस्व नगद वसूल किया जाता था। क्या किया जाता था, सभी जमींदारों से जो राजस्व था वो बड़ी कठोरता से लिया जाता था। परिणाम स्वरूप बहुत से जमींदारों को महाजनों तथा साहूकारों से क्या लेना पड़ता था, उधार भी लेना पड़ता था। जो लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे उन्हें मजबूरन क्या करनी पड़ती थी, अपनी जमीन जमींदारों को क्या करनी पड़ती थी, बेचनी पड़ जाती थी। आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार 18वीं शताब्दी में बंगाल के एक क्षेत्रीय राज्य बन जाते थे, यानी कि 18वीं शताब्दी में क्या था, 18वीं शताब्दी में बंगाल के एक क्षेत्रीय राज बन जाते थे। बन जाने से जमींदार में काफी बदलाव आया। जिस तरह से जो बंगाल का एक क्षेत्रीय राज्य बना उसमें जमींदारों में काफी चेंजेज आया। राज और साहूकार के बीच हैदराबाद तथा अवध में जो घनिष्ठ संबंध था, कह रहा है कि राज और साहूकार के बीच हैदराबाद और अवध में जो घनिष्ठ संबंध था वह अलीवर्दी खान के शासनकाल 1740-1756 में बंगाल में स्पष्ट दिखाई देता है। यानी कि जो राज्यों में राज और साहूकार के बीच हैदराबाद और अवध में जो घनिष्ठ संबंध चल रहे थे वो अलीवर्दी खान के शासनकाल, किसके, अलीवर्दी खान के शासनकाल के समय, कब की बात है, अलीवर्दी खान का शासनकाल क्या हो जाता है, 1740 से 1756 के बीच हो जाता है। उसके शासनकाल में स्पष्ट क्या हो रहा दिखाई दे रहा है। उसके शासनकाल में कौन सेठ आया था, तो जगत सेठ का साहूकार घराना क्या था, अत्यंत समृद्धशाली था। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। तो किस सेठ का अत्यंत समृद्धशाली घराना था, तो वो हो जाता है आपका जगत सेठ। किसके शासनकाल की बात हो रही है, तो अलीवर्दी खान के शासनकाल की बात हो रही है। तो ये चीज देख पा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। यदि हम इन राज्यों के अभिलक्षणों पर विहंगम दृष्टि डालें तो हमें उनमें से कुछ सामान्य विशेषताएं देखने को मिलेंगी। जैसे प्रथम क्या है, प्रथम, यद्यपि बड़े राज्य पुराने मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे। जो बड़े राज्य थे वो पुराने मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे। ये अभिजात कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति संदेहास्पद थे और जो उन्होंने उत्तराधिकारियों में मिले थे। यानी संदेहपद क्यों थे, मान लो जिस चीज से हमने दूसरों की सत्ता स्थापित की तो उस चीज से हमें संदेह होगा, नहीं होगा, होगा संदेह, तो हम उनको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। फिर विशेषता भी जागीरदारी व्यवस्था को अत्यंत संदेह की दृष्टि से देखते थे। यानी कि जो जागीरदारी व्यवस्था थी उसको भी क्या करते थे, बहुत ही संदेह की दृष्टि से देखते थे। कौन, अभिजात। क्यों देखते थे, क्योंकि उसी की वजह से तो उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की थी उन लोगों ने। तो जागीरदारी व्यवस्था को वो संदेह की नजर से देखा करते थे। आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है, दूसरा, उनके कर प्राप्त करने के तरीके मुगलों से भिन्न थे। यानी कि जो उनके कर प्राप्त करने के तरीके थे वो मुगल शासन से क्या थे, भिन्न थे। कर संग्रह के लिए राज्य के अधिकारों पर निर्भर न रहकर तीनों राज्य क्या करते थे, जो कर की वसूली थी वो राज्य के अधिकारियों पर निर्भर नहीं रहे। तीनों राज्य अवध, बंगाल और हैदराबाद ने राजस्व वसूली के लिए क्या किया था, इजारेदारों के साथ ठेका कर लिया। इजारेदार प्रथा चलाई और उनके साथ ठेका कर लिया। तो इजारेदारी की प्रथा क्या थी, इजारेदारी की प्रथा जो मुगलों द्वारा पूर्णतः नापसंद की गई थी। जो इजारेदारी की प्रथा थी उसे मुगल पसंद नहीं करते थे। 18वीं शताब्दी के समस्त भारत में फैल गई। इजारेदारी प्रथा कहाँ फैल गई थी, 18वीं शताब्दी में पूरे भारत में फैल गई थी और मुगलों द्वारा क्या किया गया था, इसे नापसंद किया गया था। तथापि देहात के उस प्रभाव में क्षेत्रीय विभिन्नताएं थी। इन सभी क्षेत्रीय राज्यों में तीसरा सामान्य लक्षण यह था कि उनमें राज और धनी महाजनों तथा वणिक जनों के बीच संबंध उभरने लगे। ये साहूकार महाजन लोग लगान वसूल करने वाले इजारेदारों को क्या करते थे, पैसा उधार देते थे। पहले प्रतिभूति, जमानत या बंधन के रूप में जमीन रख लेते थे। प्रतिभूति आप जानते हो, प्रतिभूति एक जैसे जमीन के कागज हो गए या ऐसी चीज जिससे हमें पैसा मिलेगा जिस कागज के बदले, वो प्रतिभूति हो जाती है। तो उसके लिए वे क्या करते हैं, जब पैसा देते हैं तो वो क्या करते हैं,
प्रतिभूति या ज़मीन रख लेते हैं। उन्हें जोतों में अपने खुद के कारिंदों के ज़रिए कर वसूल किया करते थे। इस प्रकार समस्त भारत में धनाढ्य, साहूकार और महाजनों की इसी नई राजनीतिक व्यवस्था में साझेदारी क्या हो गई थी, तो बढ़ गई थी। तो ये है आपकी इजारेदारी व्यवस्था, ठीक है। क्या थी? इजारेदारी व्यवस्था थी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको चीज़ें क्लियर हुई हैं तो अच्छे से पढ़ते चलिएगा और अपना क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते रहिएगा। और अगर चीज़ें पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो आज की क्लास यहीं तक थी, अगली क्लास हम कल लेंगे। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।